वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न टुवर्ड्स द यस्टरडेज कि भाई तबीयत ठीक थी. थैंक यू सो मच माइकल, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल. So, and I just want to make ensure, like, hopefully you must have enjoyed your vacations. आपने revisions किए होंगे hopefully. And तो अब आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बैक टू द सेम रूटीन. एंड वन अनदर थिंग इज कि बच्चों को ये काफी क्यूरियोसिटी है कि भाई सर आपने क्या छुट्टियों में जो लास्ट के 21st और 22nd को कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं ली? नहीं, मैं नहीं ले पाया. एंड आई जस्ट हैव taken only 2 classes on the 12th and 13th November. एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं ड्यूरिंग वेकेशन पीरियड ज्यादातर बच्चों को रिप्लाई भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट थे फॉर थ्रू आउट द लॉन्ग पीरियड. क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक तो मेरे रीजन में लाइक पंजाब साइड में ठंड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए लाइक स्वेटर स्वेटर वगैरह पहनो, लेकिन ऊपर से गेस्ट भी बहुत सारे थे घर में, तो आई कुड नॉट गेट द टाइम. तो हमने जहां पर बेंड्स रूल और ड्रैगोस रूल पढ़ाया था ना, वहीं पे हमने लास्ट में वाइंड अप किया था, बीच में कोई क्लास नहीं ली थी. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास. अभी हमारी इस वीक में कंप्लीट इनऑर्गेनिक चलेगी. फॉर दिस वीक वी विल कंप्लीटली डूइंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 को खत्म, मतलब केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 का एक छोटा सा टॉपिक रहता है. यस 80, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच. तो आज हम पहले केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 का 2 छोटे छोटे टॉपिक खत्म करेंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा. और आपने टेस्ट के सिलेबस में देख लिया होगा, मैंने उसमें देखा था सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 मेंशन्ड है, तो फिर वहीं तक आएगा. केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 तक ही, थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 तक ही आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट कॉजिंग एनी अदर फर्दर डिले. तो हेडिंग बना लो, प्रिडिक्शन टू अरेंज द बॉन्ड एंगल. यही हमारा आज का टॉपिक है, प्रिडिक्शन टू अरेंज द बॉन्ड एंगल. वन स्टूडेंट सेड पीसी टीचर चेंज. यस, अब आप ही की फरमाइश पे एसपीआर सर विल बी डेफिनेटली going to teach you, and I'm really happy for this decision. Yes, from the maybe next week onward he will be started teaching you the physical chemistry part. And I'm really happy क्योंकि बच्चे जो चाहे वो होना चाहिए अल्टीमेटली. तो इस वीक हम इनऑर्गेनिक डेफिनेटली पढ़ेंगे. So prediction to arrange the bond angle, let's start. This topic is really very simple और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जहां थोड़ी सी मिस्टेक्स भी होती हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी डेफिनेटली. तो पहले एक बार हम यहाँ पे कुछ स्टार्ट करेंगे, मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा ना बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आपने जो ध्यान रखना है दैट इज if geometry of the molecule is regular, that is linear, trigonal, planar, tetrahedral, and hybridization is different, then more is the S character, more is the bond angle. फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर हमारे पास सिंपल सा केस आ जाए, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है,
ये तो सिंपल ज्योमेट्री को देख के ही हम आंसर बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अगर ऐसे बोला कि भाई कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन BF3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन हो बिना ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट किए आप नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो यहां बात उठेगी मीथेन BF3 कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले इनकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करो। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। और खासकर ये देखो ज्योमेट्री रेगुलर है, कहीं भी सेंट्रल एटम के ऊपर कहीं लोन पेयर नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सो अगर मैं यहां बात करूं मीथेन की, मीथेन इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, BF3 is perfect trigonal planar, and carbon dioxide is linear. Now you can certainly say sir इसमें क्या है, यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और यहाँ बॉन्ड एंगल is 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो डेफिनेटली अगर कोई कहे बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल देन BF3 देन मीथेन। सो अगर कभी भी सेंट्रल एटम के ऊपर कहीं लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री इज परफेक्ट रेगुलर लाइक लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर लाइक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो क्या होगा, डायरेक्टली आप उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर दो और आप सीधा ये देख के बता दोगे कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कहां बॉन्ड एंगल कम होगा। आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, BF3 में sp2 है और कार्बन में sp3 है, एंड इफ यू कंपेयर S character, then obviously S character here in methane is 25% and here it is 33.3% S character and here it is 50% S character. तो जहां S character ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। More will be the S character, more will be the bond angle. You can directly compare based on the comparing the geometry of different molecule, provided hybridization should be different. जब भी कभी रेगुलर ज्योमेट्री का केस आ गया, जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गई, तो आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देख के आप अपना आंसर प्रिडिक्ट कर लोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कह दे कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बोनेट अमोनियम, इन दोनों में कंपेयर करना हो। प्रिडिक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, कार्बोनेट वर्सेस अमोनियम, carbonate versus ammonium, what will be geometry hybridization, and compare where bond angle is more where bond angle is less. Certainly आप बोलोगे कार्बोनेट में it's a trigonal planar and ammonium में it's tetrahedral geometry. तो यहां बॉन्ड एंगल नियरली 120 है और ये एंगल क्लोज टू 109.5 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कार्बन का, हेयर नाइट्रोजन sp3, तो जहां s करेक्टर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है that is very easy to predict for the bond angle prediction. Now question is, let us suppose if geometry is not regular and also hybridization is different, hybridization is same
अगर यहां पर कोई ऐसा कह दे कि भाई अगर ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, यानी कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस काउंट होने शुरू हो गए, और दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन वाटर, अमोनिया, मीथेन. सबसे पहले ये एंश्योर करो सबकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आ रही है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो. वाटर, अमोनिया, मीथेन में व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री? ऑल विल हैव इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. एवरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी. आई गेस माई वॉइस हैज बीन चेंज्ड. मैं शायद डिस्कनेक्ट हुआ हूं. आवाज आ रही है अभी भी आपको? ओके ओके. हेलो. Everything is fine. I'm audible. Okay. All right. क्योंकि मुझे मेरे स्पीकर की तरफ से मैसेज आया था कि मेरा ब्लूटूथ कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए मैंने इंश्योर किया कि आपको आवाज आ रही है. ओके, ठीक है. ओके. अगर मैं यहां कंपेयर करूं मीथेन हैविंग परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अमोनिया देयर इज a lone pair, and water there are two lone pair. सबसे पहले यहां पे ये देखो, क्या मैं फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकता हूं? क्या फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं हम? क्या सबकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है? नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन अब की बार डिफरेंट है सबका, सॉरी सेम है सबका. हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफरेंट. और दूसरी चीज, अमोनिया और वाटर की ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है. अमोनिया और वाटर में लोन पेयर है. तो ऐसे केसेस में जब भी कंपैरिजन करना है, यू कैन नॉट टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट रूल. अब की बार आपको लोन पेयर का इफेक्ट काउंट करना पड़ेगा. और हमने छुट्टियों से पहले क्या सीखा था? लोन पेयर जब आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल घटता है. अगर हम इसे क्विकली रिकॉल करें, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ट्राइगोनल प्लेनर में, सपोज ये ट्राइगोनल प्लेनर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, और जब यहां पे मैंने लोन पेयर रख दिया, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड अंदर की तरफ बेंट होगा. ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये अंदर की तरफ बेंट होगा. तो सर्टनली ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एंड मोर विल बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. जितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा. सो सर्टनली वी विल हैव टू काउंट इफेक्ट ऑफ द लोन पेयर on the central atom. More will be lone pair bond pair repulsions. More will be lesser will be bond angle. So bond angle will keep on decreasing as number of lone pair increases.
because lone pair occupies more space and lone pair bond pair repulsions strong होने से, ज्यादा होने से बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल घटता जाएगा. लेट सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ SnCl2 वर्सेस कार्बोनेट. सबसे पहले ये एश्योर करो, क्या SnCl2 वर्सेस कार्बोनेट का बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने में फर्स्ट रूल हेल्प करेगा? टिन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, सो टिन के अराउंड वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. तो SnCl2 वर्सेस कार्बोनेट कंपेयर, क्या हम फर्स्ट पॉइंट को यूज कर सकते हैं? जब दोनों तरफ हाइब्रिडाइजेशन SnCl2 और कार्बोनेट में हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट है, लेकिन SnCl2 और कार्बोनेट में भले हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, पर SnCl2 में लोन पेयर दिख रहा होगा आपको. ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, इररेगुलर ज्योमेट्री है. तो आप फर्स्ट रूल की हेल्प नहीं लोगे. हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सॉरी मैंने हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बोल दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है. दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2r है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पहला रूल नहीं लगा सकते. दूसरे रूल के हिसाब से देखो कहां लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है और कहां नहीं है. जहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर दिखेगा वहां आप सीधा बोल दोगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आने से बॉन्ड एंगल घटेगा. सो क्लियरली यू कैन से कि भी SnCl2 में टिन के ऊपर एक लोन पेयर आएगा और यहाँ 2 क्लोरीन के साथ शेयरिंग हुई है एक एक इलेक्ट्रॉन की. इट्स a V shape और बेंट ज्योमेट्री, इट्स a V shape और बेंट ज्योमेट्री. और कार्बोनेट में इट्स परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर. दिस एंगल इज certainly more. θ2 is more than θ1. Definitely double bond offers more repulsion to the single bond, but जितना भी ये एंगल होगा वो close to 120 होगा, 120 से थोड़ा बड़ा, like 120 point something. क्या ईयरफोन डिस्कनेक्ट हुए हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट सेट कि आपका ईयरफोन डिस्कनेक्ट हुआ है. नो, आई एम प्रीटी मच ऑडिबल ना? क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन पे ऐसा कोई हिंट नहीं मिला. ओके. Let's suppose can you compare bond angle over here? Let's say nitrate NO2 plus and nitrite. Compare bond angle. सबसे पहले ये एंश्योर करो, क्या आप फर्स्ट रूल की हेल्प ले सकते हो? चेक. नाइट्रेट NO2 plus and NO2 minus. ज्योमेट्री अगर मैं चेक करूं, नाइट्रेट की ज्योमेट्री, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. NO2 plus परफेक्ट लीनियर. बट अगर मैं नाइट्राइट की बात करूं, there is a certainly lone pair on the nitrogen. So you can clearly see that अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, यहां पर तो ज्योमेट्री रेगुलर है. फर्स्ट रूल के हिसाब से यहां ज्योमेट्री जब रेगुलर है और हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp2, यू कैन क्लियरली सी कि 1 और 2 में सेकंड का बॉन्ड एंगल फर्स्ट से ज्यादा होगा. थर्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सर्टेनली sp2. तो sp2 वर्सेस sp2 में कंपेयर करना हो तो अब मैं पॉइंट नंबर 2 की हेल्प ले रहा हूं. इन दोनों में यहां लोन पेयर है और यहां लोन पेयर नहीं है. जहां लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज.
right? Pretty much easy to predict. Now let's jump to the point number 3. मान लो कि आपको किसी कारण से फर्स्ट रूल भी हेल्प नहीं कर रहा और सेकंड रूल भी हेल्प नहीं कर रहा. यहां पर मैं एक क्वेश्चन यहां एंटरटेन कर रहा हूं. स्टूडेंट ने पूछा है, संजय कैन यू रिपीट, कुछ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन की बात कुछ कर रहे थे. आई थिंक क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड से. बिल्कुल सही बात है कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है वो 120 प्लस समथिंग होगा, तो ये एंगल 120 माइनस समथिंग होगा. बट वो जो भी इफेक्ट है बॉन्ड पर रिपल्शन का, दैट विल बी लाइक 119 पॉइंट समथिंग एंड 121 पॉइंट समथिंग. तो वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. सर्टनली बॉन्ड एंगल यहां से तो डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे, चाहे आप दोनों सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल देखो, चाहे आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला एंगल देखो, कोई भी देखो. बट एंगल डिफरेंस नहीं हम कह सकते सेम. सो ये चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ. डबल बॉन्ड रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन. यहां हम लिख भी लेते हैं, डबल बॉन्ड रिपल्शन स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. पर ये हमने पहले भी किया है. हमने लास्ट क्लासेस में हमने डेफिनेटली किया है कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है 120 से. नथिंग न्यू. ओके, तो अब अगर हम यहां बात करें, लेट्स से पॉइंट नंबर 3 में एक स्टूडेंट बेचारा नाराज हो गया, कह रहा आप सिर्फ कुछ स्टूडेंट के डाउट लेते हो. यार एक बार दोबारा अपना डाउट मेंशन कर. अभी देखिए, तूने कुछ पूछा था, शायद वो जल्दी जल्दी फ्लैश में इग्नोर हुआ. किसी स्टूडेंट ने पूछा था, हाउ टू टेल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन. रोहन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एक मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वही टॉपिक मुझे अभी पढ़ाना है. वो एक पूरा एक लेक्चर होगा जहां ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे. सो डोंट थिंक आई एम इग्नोरिंग, बिकॉज वो मेरा लेटर पार्ट है टॉपिक. ओके, इनफैक्ट मैं आपको आपकी क्यूरियोसिटी को सप्रेस कर देता हूं. मुझे 3 चीजें पढ़ानी है. एक तो मुझे बॉन्ड एंगल का प्रिडिक्शन बताना है, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और तीसरा एक और है जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 की शीट में है. कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक बोरेक्स का स्ट्रक्चर, सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स, और एक मुझे एक और छोटी सी चीज बतानी, सूडो रोटेशन. बहुत नकली टाइप की चीज है, बहुत कभी काम नहीं आती, फिर भी कंपैरिजन होता है ना सो कॉल्ड, कि हमें नहीं बताई दूसरे बैच में बताई, लेट्स से. तो ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में आपका वो सारे जो जिस चीज को कुछ लोग मल्टी सेंटर्ड स्पीशीज बोलते हैं ना, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मुझे सिखाने. तो वो पार्ट कंप्लीट करते ही हम बोलेंगे कि हाँ हमारा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 खत्म हुआ. बाकी डेफिनेटली कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं सूडो रोटेशन से. क्या मतलब है? कुछ नहीं खास मतलब, वो जस्ट एक लड्डू टाइप की चीज है जो कभी किसी काम नहीं आती. तो लेट मी फिनिश फर्स्ट दिस टॉपिक. नाउ पॉइंट नंबर 3 क्या है? मान लो किसी कारण से कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए आपके पास जहां पर आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अप्लाई ना कर पाओ, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पर सेम हो. तो इन केस अगर कहीं आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यूज नहीं कर सकते, देन यू विल नीड अ सम थर्ड इंफॉर्मेशन. व्हाट्स दैट? इफ देयर इज more electron density in the bond pairs concentrated towards the central atom,
it increases bond pair repulsion, and hence bond angle increases. पहले नोट करो, फिर एग्जांपल देखते हैं. If there is more electron density concentrated towards the central atom in the bond pairs, it increases bond pair repulsion, and hence bond angle increases. Let's take an example. आपको क्वेश्चन में आ गया, compare the bond angle of ammonia PH3 ASH3. इनके नाम पता होने चाहिए. This is phosphine and this is arsine. Suppose क्वेश्चन में आ जाए, compare the bond angle of water H2S and H2SE. They have same number of lone pair now. सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए क्या अपना फर्स्ट रूल यूज कर सकते हो? फर्स्ट रूल तब यूज होता है जब सबका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो. हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो और ज्योमेट्री रेगुलर हो, तो क्या आप फर्स्ट रूल को यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो. और अगर मैं आपसे ये पूछूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ईच? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ईच. What is the hybridization of central atom in each? अभी तक मेरे पास जितने आंसर आए सब गलत थे. उसमें मेरे को संजय और तरुण का आंसर सबसे अच्छा लगा. स्वरूप का आंसर बहुत अच्छा लगा. भास्कर का आंसर बहुत अच्छा लगा. उनको तुरंत याद आ गया, सर यहां तो ड्रैगोस रूल लगेगा, यहां तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं. विधि ये गलती की है. देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. ड्रैगोस रूल. तो जिसने भी ये चीज तुरंत पकड़ ली ना कि यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, यहां तो ड्रैगोस रूल लगेगा, ऑसम, एक्सीलेंट, वेरी गुड, स्टे ब्लेस्ड. बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये चीज पकड़ ली. ये ध्यान रखना कि जब भी सेंट्रल एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का हो, उस पे एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करनी. तो सर्टेनली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की, यहाँ नो हाइब्रिडाइजेशन. फिर आपको याद है जब हमने ड्रैगोस रूल में ये बात बोली थी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल क्लोज टू डैश डिग्री बताया था. बॉन्ड एंगल विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री के आसपास. तो आप सीधा बोल सकते हो, सर यहाँ ज्योमेट्री पिरामिडल है, बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा कम होगा. 109 से थोड़ा कम, सर्टेनली 90 तो नहीं है. तो आप सीधा बोल सकते हो जहां ड्रैगोस रूल लगेगा वहां बॉन्ड एंगल घट जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होंगे. 89, 88, 91, 92. जहां ज्योमेट्री पिरामिडल आ गई वो तो डेफिनेटली 100 प्लस एंगल है. तो आप सीधा कह सकते हो, अगर किसी ने एंगल को याद नहीं भी किया, इतना पता हो कि यहाँ ड्रैगोस रूल लग रहा है, तो आप सीधा कह दोगे कि यहाँ वाले एंगल तो 90 के आसपास है और ये ज्योमेट्री पिरामिडल है. बट मान लो कि दिमाग में ये भी नहीं आया वहां पे, तो मेरे सीक्वेंस वाइज चलो. पहला पॉइंट क्या था? अगर सबकी ज्योमेट्री रेगुलर हो तो फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट नहीं लगा रहे. सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर काउंटिंग में डिफरेंट हो, वो भी सब पे एक एक है, तो आप सेकंड रूल भी नहीं लगा रहे.
नाउ डायरेक्टली जंप टू द थर्ड रूल। मैंने जस्ट आपको रिवीजन के लिए ड्रैगोज रूल में घुसेड़ा, अदरवाइज मुझे उसकी जरूरत यहां पड़ेगी नहीं। बिना ड्रैगोज रूल के भी हम सही से प्रिडिक्ट कर सकते। अब थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है बॉन्ड एंगल का। तो मैंने रिकॉल कर दूं, फर्स्ट रूल नहीं लगाना क्योंकि ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है। नंबर 2, मैं यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम सब में सेम है, तो सेकंड रूल भी नहीं लगा रहा। अब थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आप किसी कारण से फर्स्ट और सेकंड रूल नहीं लगा पा रहे, नाउ व्हाट इज द हाउ टू प्रिडिक्ट और हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब आपने अटैक करना है बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बेस। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, पहले हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखी थी। जब तक लोन पेयर की काउंटिंग अलग अलग है, आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बेसिस पे आंसर दे रहे थे। पर जब आपने नंबर ऑफ लोन पेयर सेम कर दिए, तो नाउ यू हैव टू कंपेयर बेस्ड ऑन ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब उस चीज को आप कैसे देखोगे, लुक एट लाइक दिस। अब एक चीज ध्यान से समझना, मान लो सेंट्रल एटम है यहां पर, हियर देयर इज ए सेंट्रल एटम, जहां मेरा हैंड है। सेंट्रल एटम यहां है, ये सराउंडिंग एटम है। अब आपने ये देखना है इस बॉन्ड पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ ज्यादा है, क्या सेंटर की तरफ ज्यादा है या सराउंडिंग एटम की तरफ ज्यादा है। एंड कंसीडर दिस बॉन्ड पेयर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे रिपेल ईच अदर। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस घट गया तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। सपोज करो सेंट्रल एटम इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग एटम के कंपैरिजन में सेंट्रल एटम इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंट्रल एटम इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सेंट्रल एटम यहां से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सेंटर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक दिस स्क्रॉल, इलेक्ट्रॉन स्क्रॉल करता करता टुवर्ड सेंट्रल एटम की तरफ भाग रहा है, तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होने के कारण रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में बढ़ जाएगी, एंड दैट विल ट्राई टू ओपन दिस वी, वो इस बॉन्ड एंगल को बढ़ाएगी। अल्टीमेटली तो बॉन्ड पेयर भी तो ऑर्बिटल से बने हैं ना, और हर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन जहां ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो अगर मैं किसी कारण से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट टुवर्ड सेंटर की तरफ देखूं, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और अगर इलेक्ट्रॉन आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर तो उनमें बॉन्ड पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। और अगर यही उल्टा हो जाए, सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड सराउंडिंग एटम हो रही है, तो आप ये देख सकते हो कि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज करने से बॉन्ड एंगल, ये वी खुल नहीं पाएगी, तो बॉन्ड एंगल विल रिमेन लाइक एज इट इज। लेकिन अगर वही मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड सेंटर हो रही है, इनके सेंटर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जैसे सेंटर की तरफ होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज होने से दिस वी विल ट्राई टू ओपन अप एंड दिस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड, अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन द बॉन्ड पेयर कंसंट्रेटेड टुवर्ड द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। अब आप इस चीज के बेसिस पे यहां से देख सकते हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अगर कोई मुझे ये कहे यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं कहूंगा नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड पेयर के अंदर नाइट्रोजन की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ फॉस्फोरस और हाइड्रोजन को कंपेयर करूं, यू नो दैट फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, फॉस्फोरस स्लाइटली ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फॉस्फोरस की तरफ तो है, पर सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं है। मतलब दिस मूवमेंट इज लाइक स्लाइटली टुवर्ड फॉस्फोरस बट नॉट सफिशिएंट लाइक जैसे नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आर्सेनिक से,
क्योंकि जब फास्फोरस के कंपैरिजन में आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली हाइड्रोजन की है, तो डेफिनेटली आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन will try to pull the electron cloud towards itself in its bond pair. तो अब आप मुझे बताओ कहां सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अकोमुलेट हो रही है, सेंट्रल एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकोमुलेट कहां हो रही है? सर्टेनली नाइट्रोजन। तो आप बोलोगे बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज here and here bond angle decreases. With the same logic, you can compare them. You can compare oxygen, sulfur, selenium. तो अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, सिलेनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे सेंटर की तरफ अकोमुलेट होगी, बॉन्ड एंगल सडनली इंक्रीज करेगा। सो जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई सेम ग्रुप के मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, तो आप यहां पर ये रूल भी यूज कर सकते हो कि सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन यहां सल्फर और हाइड्रोजन में डेफिनेटली सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेफिनेटली सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर है। सो सिंपली आई विल से दैट अगर किसी को कंपेयर करना है ना हाइड्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आप ऐसे कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दे बिलोंग टू सेम पीरियड नंबर 3 एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के बराबर है तो सल्फर तो डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब मैं सीधा ये कह दूंगा कि भाई सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ ही अकोमोडेट हो रही है, और यहाँ हाइड्रोजन की तरफ, जहां सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड पेयर में बढ़ेगी, वहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज इफ वी कंपेयर देम। वो अलग बात है, वो अलग बात है, हमने अपनी ड्रैगोज रूल वाली क्लास में क्या सीखा था? हमने अपनी ड्रैगोज रूल वाली क्लास में कुछ सीखा था, जब यहाँ पे ड्रैगोज रूल लगेगा तो इस बॉन्ड पेयर में क्या होगा? ये हाइब्रिडाइजेशन तो होगी नहीं, ये एंगल तो 90 के क्लोज ही रहेगा। लेकिन ड्रैगोज रूल तो यहां भी लग रहा था, यहां भी 90 के क्लोज रहेगा। तो जब दोनों तरफ ड्रैगोज रूल अगर लग रहा है तो फिर डायरेक्टली आप इसी चीज पे कंपेयर करो, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे ज्यादा अकोमोडेट हो रही है। जहां टुवर्ड सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अकोमोडेट हो रही है, बॉन्ड पर रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल सडनली बढ़ जाएगा। सो अगर ये 92 डिग्री के आसपास है तो ये कुछ 90 के ज्यादा क्लोज होगा, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैन यू कंपेयर बॉन्ड एंगल in NH3, PH3, PF3, water, OF2. Compare. This is a very good question. Compare the bond angle in these three. I'm looking forward to hear your answer for the first and the second.
What is difference between H2 and OH2? Nothing. No difference. No difference. माइको एम के पी करेक्टर डिक्रीजेस, पर यहाँ तो अगर आप पी करेक्टर की बात ही क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही, यहाँ भी बॉन्डिंग प्योर पी ऑर्बिटल से हो रही है, तो पी करेक्टर तो कंपेयर होगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, let me give you the answer. Answer is NH3, then PF3, then PH3. This is answer. And here water में बॉन्ड एंगल OF2 से ज्यादा। किसी के दोनों ठीक हुए हो तो बताओ, दोनों ठीक हुए हो किसी के? गुड, वेरी गुड तरुण, ग्रेट, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बच्चों, दोनों करेक्ट, गुड। किसी का फर्स्ट रॉन्ग हुआ वो बताओ, फर्स्ट रॉन्ग मेरा ऋतिक, ओके, आर्यन सॉरी। चलो देखें, सेकंड तो ठीक होना चाहिए था, सेकंड पे मेरी को शिकायत होगी, अगर सेकंड अगर आपने गलत किया तो देन डेफिनेटली दैट शुड बी लाइक, इट शुड बी अ ग्रज कि यार सेकंड क्यों गलत, सेकंड नहीं गलत होना चाहिए था, फर्स्ट में चलो मान लेता हूं वैसे तो। चलो अगर मैं पहले फर्स्ट की बात करूं, अमोनिया PF3 और यहां PH3, अगर मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलूं ना, फर्स्ट रूल ये कहता है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो पर ज्योमेट्री रेगुलर हो, तो मैं फर्स्ट रूल यहां नहीं लगा सकता क्योंकि किसी की ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, तो मेरा फर्स्ट रूल हो गया फेल। सेकेंड रूल, सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो काउंटिंग वाइज, सब में एक एक लोन पेयर, आई कैन नॉट अप्लाई सेकेंड रूल। नाउ आई विल अप्लाई थर्ड रूल, मैं देखूंगा बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ है, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, certainly nitrogen is more electronegative, phosphorus is less electronegative than fluorine is more electronegative, but यहां तो nearly same, but एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें पहले पॉइंट के हिसाब से, यहां तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही, और अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही, ये एंगल तो वैसे ही 90 के क्लोज है, एटलीस्ट ये दोनों पिरामिडल तो हैं, पिरामिडल में एंगल 109 से थोड़ा कम यानी कि 107 106 कुछ तो होगा, पर 90 तो डेफिनेटली नहीं। तो ये तो कंफर्म था कि अगर ये एंगल 90 के क्लोजेस्ट है तो जहां ड्रैगोज रूल लग गया वो तो बॉन्ड एंगल में पीछे गया, इसलिए PH3 में तो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री थी, क्योंकि तब हमने ये चीज बोली भी थी ड्रैगोज रूल में, क्योंकि ये ओवरलैपिंग प्योर p ऑर्बिटल से होगी, px py pz की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। कुछ किया भी था ड्रैगोज रूल वाली क्लास में कि px py pz विल ओवरलैप विद द हाइड्रोजन। तो जब हमारा पहला पॉइंट आता है ना हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप ये ध्यान रखना ड्रैगोज रूल वहां पे आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ड्रैगोज रूल उन्हीं एग्जांपल में लगेगा जो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं श्योर हूं जो मैं नोट्स में एग्जांपल दे रहा हूँ यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाता पेपर कभी भी। इसलिए PH3 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, H2S बहुत अच्छे एग्जांपल है, जो एग्जांपल मैंने ड्रैगोज रूल के आपको पिछली क्लास में दिए वो आपको सर्टेनली दिमाग में स्टोर होने चाहिए।
और जहां बॉन्डिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू होगी, px py pz ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद हाइड्रोजन, तो यहाँ तो सीधा बोल देना था सर यहाँ पे तो एंगल ही 90 के क्लोज है, इसको तो पीछे करो। बचे अब ये दो। यहाँ आपका तीसरा रूल कितना शानदार हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ है, यहाँ अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो सर्टनली यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। सो इट्स वेरी मच easier to predict based on your all first, second and third point. सेकंड में तो आपने बहुत आसानी से काम कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अगर मैं वाटर और OF2 की बात करूं, सर्टनली फर्स्ट रूल नहीं लगा सकता क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो भले ही सेम है पर ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है। सेकेंड रूल भी नहीं लगा सकता क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर बराबर आ गए। तो अब थर्ड रूल नहीं जाना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ अकोमोडेटेड है, यहाँ सराउंडिंग की तरफ अकोमोडेटेड है, तो सीधा ही बोल दोगे जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जहां सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पे हमें बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा, राइट। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बिना ड्रैगोस रूल से भी प्रिडिक्ट कर सकता था। मैं यहाँ पे अगर सीधा ये देखता, वैसे मैं यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताऊंगा आने वाले टाइम में, जिसके बेसिस पे आपको कभी बाय चांस गलती से दिमाग में फंस जाए ना कि यार ड्रैगोस रूल मुझे चेक करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्लासेस वेट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ यस, एक ये ऐसा केस आया जहां में ड्रैगोस रूल की हेल्प लेनी पड़ी, बट इन दोनों में तो कंपैरिजन बहुत आसानी से हो सकता था। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसमें नहीं गलती लगी होगी आपको, इन दोनों के ऑर्डर में आई थिंक आपको गलती नहीं लगी होगी, राइट, एम आई राइट? अगर किसी ने फंसाया तो वो शायद इसी ने फंसाया हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ड्रैगोस रूल फिलहाल कहां कहां हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां हम लिख भी लेते हैं अपने पॉइंट में, इफ देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन of central atom according to Drago's rule, bond angle is close to 90 degree, so will be on the lower side in ascending order. Now let's go to the fourth rule. If hybridization of central atom is same number of lone pair on the central atom is also same direction of movement of electrons in the bond pairs is again same. Central atom is same. In short, we cannot apply first, second and third rule. किसी कारण से आप अब पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल नहीं लगा सकते। ज्योमेट्री भी रेगुलर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम की सेम है, लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे बराबर आ गए, सेंट्रल एटम भी बराबर कर दिया, तो बेसिकली हर तरीके से सिमिलरिटी है मॉलिक्यूल्स में, पर एक डिफरेंस है। सपोज वो डिफरेंस क्या है, बट
surrounding atoms are different, then more will be size of surrounding atom. More will be bond angle. The last line is very very important, पर इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा है. ज्यादातर क्वेश्चन आपको थर्ड रूल जो मैंने बताया ना उसके बेसिस पे आते हैं. इस टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट लाइकली या तो सेकंड पॉइंट से आएगा या फिर थर्ड पॉइंट से आएगा. But surrounding atoms are different, then more will be the size of surrounding atom, more will be the bond angle. Let's have a look. Suppose question is compare bond angle between PH3, PF3, PCl3, PBr3, PI3. Water, OF2, OCl2, OBr2. First compare yourself, फिर मैं आंसर दूंगा. पहले ये देखना व्हाट्स योर प्रेडिक्शन से. डन. पहला तो बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है. वैसे तो टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं बॉन्डिंग में, इजी इजी से. बस ये ध्यान रखना हमेशा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जब भी कभी मान लो आपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी, सब में सेम है डायरेक्शन, सब में टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम है. अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो गया तो थर्ड रूल मत लगाना. अगर सेंट्रल एटम सेम हो गया फिर थर्ड रूल नहीं लगाना. अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा वो भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, फिर आपको थर्ड रूल की हेल्प नहीं लेनी चाहिए. अब तो हिंट भी मिल गया, अब तो आंसर करो शाबाश. और फोर्थ रूल देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मोर इज द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड द करेक्ट आंसर्स ऑन द स्क्रीन. संजय बोथ करेक्ट. आदित्य सेकंड में गड़बड़ हो गई बेटा. इस पर आंसर बहुत कम लोगों के हैं, ऐसा क्यों? प्रयास प्रयास थोड़ी गलती हो गई यार. स्वप्निल गड़बड़ हो गई. ओके, लेट मी गिव यू द आंसर. फॉर फर्स्ट दिस इज द आंसर जिस ऑर्डर में मैंने लिखा. चलो
पहले अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हम। पहले तो फॉस्फीन की अगर मैं बात करूं, PF3 की बात करूं, सबकी ज्योमेट्री पिरामिडल है। सबकी ज्योमेट्री पिरामिडल है। अगर मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट रूल देखूं, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 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 sp3, correct, all sp3, this statement is true, all sp3, no, this is not sp3, Drago's rule। तो जहां ड्रैगोज रूल लग गया वहां तो एंगल 90 के आसपास है, ये सारे पिरामिडल है। पिरामिडल का एंगल 109 से थोड़ा कम, यानी कि 105 107 कुछ ऐसा। तो सर्टनली PH3 तो सबसे पीछे, क्योंकि ड्रैगोज रूल ने इसे पहले पॉइंट पे बोल दिया कि भाई फॉस्फोरस 2 हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, और यहाँ बॉन्डिंग प्योर p ऑर्बिटल के थ्रू होगी। px py pz का एंगल अपने पास यहाँ पे बन गया कि भाई बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 90। नाउ अब यहां देखो, सब में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं सेकंड पॉइंट में लोन पर सब पे एक एक है, तो मैं सेकंड पॉइंट नहीं लगा सकता, सेकंड पॉइंट नहीं लगा सकता। थर्ड पॉइंट अगर देखो तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, इवन क्लोरीन, इवन ब्रोमीन, इवन आयोडीन। सब में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हैलोजन है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको याद करवा दूं, रिकॉल करवा दूं, जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। और अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरेबल है, तो फिर फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑल द हैलोजन। नाउ इफ आई से कि थर्ड रूल देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट टुवर्ड सराउंडिंग एटम है सब में, और सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है सब में, तो थर्ड रूल नहीं लगाना। तो अब मैं फोर्थ रूल पे चला जाऊंगा। फोर्थ रूल क्या कहता है, जहां सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होगा वहां बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, एंड डाउन द ग्रुप atomic radius increases, so यहाँ bond angle will be maximum as compared to here, as compared to here, so bond angle increases as the surrounding atom का size increases। तो मैं यहाँ पे सीधा बोलूंगा, यहाँ तो एंगल वैसे ही 90 के क्लोज था, ये तो रह गया पीछे। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं सब में, तो यहाँ मैंने फोर्थ रूल लगाया कि सराउंडिंग एटम का साइज जहां बढ़ा वहां बॉन्ड एंगल बढ़ गया। थर्ड रूल में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि सब में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो टुवर्ड सराउंडिंग एटम है, मोर ओवर सेंट्रल एटम सब में सेम, तो अब थर्ड रूल नहीं लगेगा अपने पास। सिमिलरली अगर मैं यहां कंपेयर करूं, अब आप बताओ, अब इसमें कंपैरिजन आप करोगे व्हाट डू यू थिंक कि यहां बॉन्ड एंगल क्या होगा? केविन, कुछ गड़बड़ है? ओके, लेट मी गिव यू द आंसर। OBr2, OCl2, OH2 and OF2, this is the answer। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर गलती हुई है ना तो आपकी वाटर की पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। वाटर की पोजीशन प्रिडिक्ट करने में गड़बड़ हुई है ना? क्योंकि इसको तो कोई भी प्रिडिक्ट कर लेगा। OF2, OCl2, OBr2,
This could have been predicted in an easier way. मैं सीधा ये कहता कि यहां पर सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की sp3 है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ लोन पेयर सब में सेम है, तो पहला और दूसरा रूल नहीं लगा सकते थे। तीसरे रूल के हिसाब से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बट ऑक्सीजन इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड पेयर इज डिफरेंट इन OF2. डायरेक्शन इज टुवर्ड फ्लोरीन, डायरेक्शन इज टुवर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल। और यही चीज अगर आप वाटर में देखो, ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट है, तो आप ये कह सकते थे कि थर्ड रूल के हिसाब से जहां सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो क्लियरली थर्ड रूल की हेल्प से आप ये कह सकते हो कि भाई OF2 पीछे होगा एज कंपेयर टू वाटर, OCl2, OBr2, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सिर्फ इसमें अलग है, बाकी किसी में नहीं। और अगर मुझे इन तीन का कंपैरिजन करना हो, जहां डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है टुवर्ड ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम भी सेम है OOO, so you will not compare now based on the third. Now you have to jump for the fourth rule. हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन डेफिनेटली बिगर इन साइज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इन तीनों का कंपैरिजन मैं फोर्थ रूल पे जाके करूंगा। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी, थर्ड रूल, जो कि इसमें उल्टा आ रहा था, बाकी सब में डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ थी, इसलिए OF2 सडनली पीछे हो गया। इसलिए जब वाटर OCl2 OBr2 का कंपैरिजन आया, तो मैंने देखा अब सिर्फ एक डिफरेंस है, सराउंडिंग एटम का साइज। हाइड्रोजन वैसे सबसे छोटा है, क्लोरीन ब्रोमीन में कंपैरिजन आप कर सकते हो इजीली। तो जहां सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ गया, वहां बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो सर्टेनली मैं बोलूंगा कि वाटर बस OF2 और OCl2 के बीच में आ जाएगा, बाकी ऑर्डर वही रह जाएगा। सो दिस वाज प्रीटी मच सिंपलर टू प्रिडिक्ट। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि सर अगर हमें वाटर और OF2 को कंपेयर करना हो, तो क्या हम यहाँ फोर्थ रूल नहीं लगा सकते थे? मैं कहूंगा नहीं, जब तक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिफरेंट है, आप फोर्थ रूल पे जंप नहीं करोगे। जब तक आपने ये बोल दिया कि मूवमेंट इज टुवर्ड ऑक्सीजन, मूवमेंट इज टुवर्ड फ्लोरीन, डायरेक्शन इज डिफरेंट, यू कैन नॉट से कि फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, होगा, पर वो फोर्थ रूल है, थर्ड से पहले नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो मैं पहला रूल तो नहीं लगा सकता। दूसरे रूल के हिसाब से यहाँ पे लोन पेयर, सब में लोन पेयर दो 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 है, तो हम यहां पर भी कह देंगे हम सेकंड रूल नहीं लगा सकते। थर्ड रूल कब लगाना है? इफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ईदर डिफरेंट और if direction of movement is either same but central atom is different, only then you will apply third rule. I am repeating the third point. Third point कब लगाना है? Direction of movement of electron is different, like here. यहाँ direction of movement is different from them. तो जहां सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो OF2 पीछे। अब यहां में सब में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। यहां अब आपने एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट कभी नहीं देखना कि ऑक्सीजन क्लोरीन के कंपैरिजन में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं कि हमने एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट नहीं देखनी कभी भी। तब हम सीधा फोर्थ रूल पे चले जाएंगे कि साइज के साथ कंपैरिजन होगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट से इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सराउंडिंग एटम का साइज है हमेशा। इसलिए जहां भी कभी हम बात करेंगे ना एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट, वो आप सिर्फ तब कंपेयर करते हो
अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने ये एग्जांपल दिया था ना, H2S वाटर, यहां देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज सेम, लेकिन मेरे सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम बदल गए थे। जब मेरे सेंट्रल एटम बदल गए तब मैंने कंपेयर किया एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब मैंने ये देखा। बट अब जब मेरा सेंट्रल एटम ही सेम हो गया, अब ये फैक्टर नहीं देखना, अब आपने देखना साइज। साइज फैक्टर विल डोमिनेट ओवर एनी अदर फैक्टर। आई होप नाउ इट्स प्रीटी मच क्लियर, राइट? हिमांशु, डाउट थोड़ा सा बड़ा और जल्दी से जा रहा है, तो मेरे को क्लास के बाद एक बार पूछ लियो यार। ओके, so I hope now pretty much it should be clear to all, right? एक बच्चा था मिस्टर बीन करके, बिकॉज डाउट, एम आई करेक्ट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑक्सीजन रादर इन रादर केस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिंपली, आई विल से more on oxygen here, more on oxygen here, more on oxygen here. I am not comparing कि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा अकोमोडेट हुई होगी। वो सारी चीजें तभी होती है जब सेंट्रल एटम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब सेंट्रल एटम सेम है, वो फैक्टर इतने डोमिनेंट नहीं रहते, तब हमारे सराउंडिंग एटम का साइज हमेशा सुपरसीड कर जाएगा। ओके, now if I ask you a question, compare bond angle over here. A, B, C and D. Compare bond angle. What do you think? I think there should not be any doubt. This is again as given in the order: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या मैं ये नहीं कह सकता सारे सर ट्राइगोनल प्लेनर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, सबका एंगल 120 होगा? तो फिर एंगल ऑलमोस्ट सेम बोल दो, इक्वल 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 कर दो। तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, हम उस फैक्टर को इग्नोर नहीं करेंगे। साइज फैक्टर इज इंक्रीजिंग, सो बॉन्ड एंगल विल सडनली इंक्रीज, भले सारे एंगल क्लोज टू 120 होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, दे ऑल विल बी लाइक 121 पॉइंट समथिंग, 120 पॉइंट समथिंग। दिस एंगल डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, बट डेफिनेटली इक्वल एंगल नहीं कह सकते जब आप इसका कंपैरिजन इनके साथ कर रहे हो, जब हैलोजेंस के साइज डिफरेंट है। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जस्ट बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, कभी भी अगर कोई यहाँ पे ऐसा कह दे, अच्छा यहाँ पर एक स्टूडेंट ने ऐसे बोला है कि सर अगर हम यहाँ थर्ड रूल देखते, कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या कार्बन और आयोडीन में आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज नियरली सेम एज द सल्फर एंड द आयोडीन। हम यहाँ पर जो भी एंगल कंपेयर कर रहे, लेट्स से दिस इज θ1,
θ2, θ3, θ4, हम ये वाले एंगल कंपेयर करें। डेफिनेटली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के नियरली सेम है। डेफिनेटली यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के नियरली सेम है। पर मैं आपको वो चीज आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहता हूँ, क्या, जब मैंने यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के बराबर रखी है ना, दिस इज sp3 कार्बन and you know that this carbon is sp2. sp2 carbon is more electronegative than even iodine. और जिस भी स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि उसने इतनी बारीकी से ये चीज पूछी। नॉर्मली जब हम बोलते कि कार्बन आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज sp3 कार्बन, द मोमेंट इट बिकम्स sp2 या sp, s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहां देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं यहां मूवमेंट कार्बन की तरफ, तो मैं यहाँ थर्ड रूल से भी बोल सकता हूँ कि इसका एंगल ज्यादा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज ऐड करवाना चाहता हूँ। जब उस बच्चे ने यहाँ पे जाके ये बात करी थी, बच्चों अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा कार्बन और नाइट्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज योर आंसर? What is your answer? Carbon and nitrogen, who is more electronegative? Nitrogen. But again, when carbon is sp hybridized, it's more electronegative than sp3 nitrogen. हम इस चीज को आप ऑर्गेनिक में भी यूज करोगे आने वाले टाइम में। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। When कार्बन में s कैरेक्टर मैक्सिमम होगा 50% s कैरेक्टर के बेसिस पे, you know that sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, their electronegativity will increase as the s character increases. तो जो sp3 नाइट्रोजन है वो यहां इन दोनों के बीच में है। sp3 नाइट्रोजन lies here something. इसका पोजीशन मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं, इसको ऐसे मत मार्क करना, बस ये श्योर है कि sp3 नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये इंफॉर्मेशन आपको कई जगह काम आने वाली है। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं कहीं भी कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड रूल, फोर्थ रूल, थर्ड पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा साइज से आप देख सकते थे। क्योंकि क्यों फालतू के पॉइंट्स और ऐड करके अपने आप को कंफ्यूज करना, जब हमें पता है कि हम सीधा फोर्थ पॉइंट लगा सकते हैं, साइज यहाँ बड़ा है, तो हम क्लियरली वहीं से अपना आंसर डिक्लेयर कर देंगे। सो दैट्स प्रीटी मच जस्ट लाइक होता है ना कि बाल की खाल उधेड़ना, जबकि इजीली हमारे पास आंसर आ सकता है। बट यस, द पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू कि हम कार्बन को आयोडीन से भले ही ये कह दें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के बराबर है नियरली, वो तब तक है जब तक ये sp3 है। अगर ये कार्बन sp2 हो जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तो उस केस में मूवमेंट कार्बन की तरफ होगी। थर्ड पॉइंट से भी कोई कह सकता था कि यस यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बट फोर्थ पॉइंट से वैसे भी पता लग रहा है। सो आई होप प्रीटी मच क्लियर। Because more is the s character, more is the electronegativity. Is that fine up to here? हाइब्रिडाइजेशन तो नाइट्रोजन की भी, यस, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp sp2 होगी तो डेफिनेटली ये तो वहां भी वैलिड है, अकेले नाइट्रोजन के लिए भी वैलिड है। sp3 नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 नाइट्रोजन as compared to sp nitrogen. Of course, as the s character increases, electronegativity of the atom increases. But the information जो आपको पता होनी चाहिए कि sp hybridized nitrogen is more electronegative than sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized nitrogen.
सब एलिमेंट्स में ये ऑर्डर वैलिड है, हर एलिमेंट में। मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहां पर ऐसे जरूर कह सकता हूं इन दोनों के बीच में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की पोजीशन रख सकते हो आप। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल बी इन बिटवीन दीज टू, ये कह सकते हो सर्टेनली। तो फिर अब हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, हम अब ये कह सकते हैं sp3 कार्बन लेस देन sp2 कार्बन, sp3 नाइट्रोजन देन sp कार्बन देन sp2 नाइट्रोजन, sp नाइट्रोजन। फाइनली ऑर्डर यही बन गया। This should be the overall order. Noted? बट जितनी भी जगह पर आप आने वाले ऑर्गेनिक में देखोगे, आप मैक्सिमम यहाँ पे स्टकअप फील करोगे। आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना, भले आपको ये ओवरऑल ऑर्डर ना पता हो, पर आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, now let's move to the next topic. This topic is over. एक छोटा सा पॉइंट में और मेरे को याद आया, कभी भी बच्चों अगर कभी मैंने सपोज आपसे ऐसे पूछ लिया, कंपेयर बॉन्ड एंगल ओवर हियर, this is θ1, this is θ2, compare bond angle। मैंने कंपैरिजन किया हाइड्रोजन का मिथाइल से, हाइड्रोजन इज बीइंग कंपेयर्ड विद द मिथाइल। लेट्स से साथ में मैंने ये भी रख दिया OF2 θ3 कंपेयर बॉन्ड एंगल ओवर हियर, θ2 then θ1 θ3। this should be the answer, right? मिथाइल टाइप के ग्रुप्स, ऑर्गेनिक वाले ग्रुप्स, ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक वाले ग्रुप्स मिथाइल, इथाइल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जब आपको जीओसी पढ़ाया जाएगा, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, वहां पे जितने भी ये ऑर्गेनिक वाले ग्रुप्स है ना, दे आर इवन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे सीधा पहले तो थर्ड रूल देख लो। थर्ड रूल ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंटर यहाँ अकोमोडेटेड है, फ्लोरीन के केस में तो ये ऑपोजिट है। तो थर्ड रूल सीधा कह देगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे जहां अकोमोडेटेड है, तो 1, और अगर मैं ए बी सी का कंपैरिजन करूं तो थर्ड रूल के हिसाब से सी शुड बी बिहाइंड एज कंपेयर टू ए एंड बी। पर अगर ए और बी का कंपैरिजन कर लो तो अब आप फोर्थ रूल पे जाओगे, जितने भी ये ग्रुप होंगे जिसमें मिथाइल इथाइल आ गए, ये मल्टी एटॉमिक आ गए, जिसमें 4 एटम का ग्रुप है, डेफिनेटली वो हाइड्रोजन से बड़ा है। इट्स ए मोनो एटॉमिक, इट्स टेट्रा एटॉमिक। मिथाइल में 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ओवरऑल दिस ग्रुप इज बल्की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जहां साइज सराउंडिंग एटम का बढ़ गया, वहां बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो फोर्थ रूल के हिसाब से आप बोल दोगे सी ए बी शुड बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल।
based on the fourth rule. Now the question arises कि ऐसा क्यों है, साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है? What happens अगर ये साइज बड़े हो गए सराउंडिंग एटम के, तो बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा है? उसके लिए रीजन समझते हैं. सपोज करो, मुझे एक चीज ये बताओ, ये वी शेप है सपोज ज्योमेट्री. मैंने यहाँ पे 2 टेनिस बॉल रखे, छोटे छोटे वाले टेनिस बॉल. अब अगर मैं ये कह दूं कि मैंने वो टेनिस बॉल हटा के फुटबॉल रखना है यहाँ पे, तो क्या ये वी खुलेगी नहीं? क्योंकि फुटबॉल नीड्स मोर स्पेस. फुटबॉल इस उसी स्पेस में तो अकोमोडेट नहीं होगी, इट विल ट्राई टू ओपन. और अगर मैंने दोनों तरफ फुटबॉल रख दिए, 3 केस है, दोनों टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल एक फुटबॉल, दोनों फुटबॉल. कंपैरिजन किससे हो रहा है? सराउंडिंग एटम के साइज से. सपोज इसके लिए दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मिथाइल, मिथाइल में 4 एटम है. मिथाइल जब कोई मल्टी एटॉमिक स्पीशीज आती है ना, मॉलिक्यूल CH3, तो आप उसे काउंट करोगे लाइक 4 एटम्स का एक ग्रुप है, तो पूरा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. तो जितना साइज बड़ा होगा, उसको उस स्पेस में अकोमोडेट होने के लिए इस वी को खुलना पड़ेगा. आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग एटम. जब हमें कोई बड़ी चीज को फिट करना होता है और हमें ये ओवरऑल वी खोलनी पड़ती है, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस पूरे ग्रुप के अंदर जो 4 बॉन्ड पेयर है, मिथाइल में भी तो 4 बॉन्ड है ना, सॉरी 3 CH बॉन्ड है ना, तो वो भी तो एक तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपने आप में. तो उस पूरे स्पीशीज के ओवरऑल मॉलिक्यूल को उसी स्पेस में अकोमोडेट करने के लिए वी को खुलना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा मिथाइल हाइड्रोजन को रिपल करेंगे. अगेन बॉन्ड पर रिपल्शन. तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, सराउंडिंग एटम रिपेल्स अनदर सराउंडिंग एटम, दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर. और 2 नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन. भीड़ की वजह से रिपल्शन, क्राउडिंग. तो ये वर्ड आप ऑर्गेनिक में खूब यूज करने वाले आने वाले टाइम में, कि जब सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होता है, तो वो साथ वाले एटम्स को रिपेल करता है. उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकते हैं उस केस में. तो नॉन बॉन्डेड एटम्स की रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन. रिपल्शन बिटवीन non-bonded atoms or group of atoms is called steric repulsion or van der Waals repulsion. So जितना सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे मिथाइल मिथाइल रिपल्शन. 2 मिथाइल मिथाइल में van der Waals repulsion is stronger as compared to van der Waals repulsion between the 2 hydrogen. So 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के रिपल्शन को बोलते हैं van der Waals repulsion. It's again a bond pair repulsion. So जब ये वीक ओपन होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ का बढ़ जाएगा. And this knowledge you will use whenever you compare some monoatomic versus some multi-atomic. और ये फैक्टर, साइज फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. तो वहां तो आप सीधा बोल सकते हो कि भी साइज बढ़ जाएगा यहाँ पे. तो जैसे मैंने यहाँ पर मिथाइल की जगह कार्बन चेन बड़ी कर दी, इथाइल लगा दी, तो मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन वीक होगा एज कंपेयर टू मिथाइल इथाइल का रिपल्शन. इथाइल इथाइल लगा दिया, रिपल्शन और बढ़ जाएगी. तो लार्जर द साइज ऑफ कार्बन चेन, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल. ये हमेशा ध्यान रखना. इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता इतना ज्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड. सो आई गेस टाइम हो चुका है, क्लास कैन बी एंडेड. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे अहेड. Yes, now you can call me after 7 p.m. for your queries. Feel free.